हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स वाई ग्रुप के रेगा का मॉक टेस्ट। देखो, अभी पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि थोड़ा स्लो स्लो बोला करो, इतना फास्ट फास्ट कुछ समझ में नहीं आता, रिलैक्स होकर बोला करो। ठीक है, कोशिश करेंगे। बाकी आपके पास यूट्यूब पे एक ऑप्शन है स्लो मोड का, स्लो मोड कर लिया करो। अगर किसी को भी लगता है, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को भी लगता है कि थोड़ा फास्ट चल रही चीज़ें, तो आप वहाँ से स्लो मोड का मतलब स्पीड कम कर लो और देखो, क्योंकि जिसकी आदत हो गई है अब तो हो गई है स्पीड में बोलने की। ठीक है, बाकी कोशिश रहेगी कि स्लो स्लो बोली जाए थोड़ी सी। बाकी आप में से अगर कोई बच्चे हैं जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, आप ज्वाइन कर सकते हो। सर्च करो टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी। अब देखो कैसे आराम से बोलते हैं। देखो गाइस, अगर आप में से किसी ने हमारी पीडीएफ को बाय करके प्रिपरेशन नहीं किया अभी तक, तो आप हमारी पीडीएफ्स को बाय करो। और पीडीएफ्स को बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है। और इन पीडीएफ्स में क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सारी पीडीएफ्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में या तो डायरेक्टली सेम टू सेम आएंगे या फिर एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके बना हुआ क्वेश्चन आएगा। चाहे आप हमारी प्रैक्टिस, जो इंग्लिश की प्रैक्टिस पीडीएफ है जिसमें कॉमन एरिया के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम, पैसेज, पैराजम्बल, मिसस्पेल्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एक्टिव जो है ना, बोलते हैं ना एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन का जो फॉर्मेशन होता है, उनसे रिलेटेड सारी कंप्लीट 500 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे। साथ में लगभग 800 प्लस वोकैब है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो सारे हैं जिनको याद करो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे यहाँ से। और वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग की जो क्वेश्चंस होती हैं 100% हमारी पीडीएफ के कंसेप्ट का यूज करके आएंगे। 100%, चाहे वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो। मैथमेटिक्स जो रागा के अंदर आता है 7 से 8 क्वेश्चन, वो 100% हमारी पीडीएफ के कंसेप्ट का यूज करके आएगा। 100% मैं बोल रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं। और मैं बोलता हूँ करंट अफेयर और जीके 100% तो नहीं, हाँ चलो ठीक है, 60 to 70% चीज़ें पीडीएफ से आती हैं जीके और करंट अफेयर की। सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करो और एग्जाम से पहले 2 से 3 बार बना लो। आप जाओ एग्जाम में कहोगे मैक्सिमम क्वेश्चन छपे थे इन पीडीएफ से, या तो सेम टू सेम या तो फिर इन सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके। आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कुछ कंसेप्ट है नहीं कि मैं आपको बताऊं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? वो जो जीके की सीरीज चल रही थी उसमें मैंने पढ़ाया था, ये राजस्थान के अजमेर में चला होता है। ठीक है, अब वो जीके की सीरीज क्यों रुकी नहीं है, उसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी बीच में पेड बैचेस में मैं बिजी था, उसकी वजह से रुका गया था, बट उसको मैं कंटिन्यू करूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है इनमें से कौन सा एकमात्र अधातु है, नॉन मेटल है, जो सामान्य तापमान पर सरल स्थिति में रहती है? समान तापमान बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब जनरली जिस पे हम जीते हैं, हम जिस पे खा रहे होते हैं बैठ, मतलब जनरली हम जो चल रहे हैं, तो हमारे एरिया में हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे वो चीज़ जो होती है ना लिक्विड फॉर्म में रहेगी। वो क्या, कौन सी नॉन मेटल होती है? वो ब्रोमीन होती है। और वहीं पे अगर वो मेटल पूछ लेता तो क्या हो जाता? मरकरी हो जाता। ठीक है, मरकरी। इतना स्लो स्लो बोलने पे लगता है ना कि टीवी सीरियल में मैं काम कर रहा हूँ। होता है ना जैसे कैसे टीवी सीरियल वाले बोलते हैं, एकदम आराम आराम से, प्यार प्यार से। सोचो कि उतने में मतलब एक युग बीत जाएगा, वैसा फील आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है ना कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है? मैंने पढ़ाया था आपको जीके की सीरीज में। कंप्यूटर में मेनली 2 टाइप्स के मेमोरी होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा जो रैम है वो है प्राइमरी मेमोरी, हमारा जो रोम है वो है सेकेंडरी मेमोरी। रैम भी 2 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। रोम भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ाया था, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म पूछ दे रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म पूछ दे रीड ऑनली मेमोरी। फिर संविधान सभा के पहले सत्र के अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान सभा जब बन रहा था तो पहले सत्र जब हुआ ना, तो उस समय उसको परमानेंट वो नहीं मिले थे चेयरमैन, तो टेम्पररी चेयरमैन रखा गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो पहले सत्र में उन्होंने टेम्पररी रखा था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर उसके बाद परमानेंट जो बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष को कार्यकाल में कितनी आयु तक रहना होता है? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो जजेस होते हैं, तो उनको जो होते हैं, जो न्यायालय के अध्यक्ष जो होते हैं, उनका जो है कितने साल पर रिटायर होते हैं? वो 65 ईयर्स पे। जनरली आपने सारे जॉब्स में देखा होगा, जब आपका 60 ईयर्स हो गया एक्चुअल एज तो आपको रिटायरमेंट मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 65 ईयर्स तक आपको आपके एज का सर्व करना होगा। ठीक है, बीच में आप छोड़ना चाहते हो वो आपकी मर्जी, वॉलंटियर वगैरह है, या फिर रिजिग्नेशन देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे 2 नल पी और आर क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल एस जो है ना 48 आवर्स के अंदर एक टैंक को खाली कर देगा।
यदि तीनों नल को एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगा? तो भरने वाले के लिए हम लोग प्लस साइन देते हैं, तो ये 1/24, ये भी प्लस में ही है, और जो खाली कर रहा है उसके लिए माइनस साइन दे रहे होते हैं, -1/48, और टोटल टास्क हमारा कितना हो रहा होता है 1। इनको रहने दो, इसी को सॉल्व कर लो। 16, 24 और 48, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 48 ही आएगा। ये हो जाएगा 3 और ये 2 और ये 1, मतलब कितना होगा 5 - 1/48 इज इक्वल टू 4/48। अब इसको उल्टा करोगे आप तो 48/4 डेट इज 12। तो तीनों खुलने के बावजूद भी टैंक को 12 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु जो है 30 ईयर्स है। एक 50 वर्ष का पुरुष इस समूह को छोड़ देता है। जब एक महिला इस समूह में शामिल हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो होता है ना, औसत आयु में 1 साल की कमी हो जाती है। तो महिला की आयु कितनी है? देखो 20 साल क्या था भाई, 20 पुरुष थे जिनका एवरेज 30 था, तो एग्जैक्ट कितना एज हो गया उनका 20 × 30, तो 50 साल वाला आदमी जा रहा है और एक्स एज वाली महिला जो है इसके अंदर ऐड हो रही है। ओवरऑल अभी भी हमारे पास 20 लोग ही बचे। अब जो पहले एवरेज था मेरा कितना 30, अब 30 में एक की कमी हो जा रही है 29 हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा 600 - 50 + x बराबर 29 × 20। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, तकलीफ है जीने में? तो लगती तो नहीं तकलीफ होगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया हमारा 680। अब इधर हो जाएगा 550, अगर घटा दोगे डेट विल बी 30 ईयर्स। सॉल्व करना था उसको, कुछ नहीं, तो महिला जी की आयु कितनी हो जाएंगी 30 ईयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9th पे कह रहा है एक वस्तु जो है ना, किसी वस्तु को 15% लाभ पर ना 17,725 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो 15% का प्रॉफिट मतलब 115% पे उसको सेल कर रहे हैं, जिसकी वैल्यूएशन हो रही है 1,725 रुपया। ठीक है, अगर उसको 15% की हानि बेचेंगे तो मतलब 85% पे बेचेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1725 बटा में 115 × 85। अब इनको आप सॉल्व कर लोगे, अगर दम है आप में तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितने बार में कटेगा, ये 5 से कट जाएगा ना, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, और ये 17 × 5 = 85। अब 23 के टेबल से वो कितने बार में कटेगा ये करना होगा, थोड़ा सा खतरनाक हो रहा है। नहीं 23 के टेबल से अगर हम करेंगे तो मैं डिवाइड करके देख ले रहा हूँ रफ पे, या फिर कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से ये कटेगा मेरे हिसाब से वेट 75 बार में, क्योंकि रफ कहाँ मैं खोजते चलूँ, मेरे पास पेपर पेन नहीं है फिलहाल। ये हो गया इतना। अब इनको सॉल्व कर लोगे 1225 आ जाएगा, 1275 आ जाएगा, बिकॉज मेरे को आंसर याद है। जब मैंने क्वेश्चन सेट किया था तो मेरे को आंसर याद हो गया था, बट हाँ ये कैलकुलेशन याद नहीं हो पाया था। इतना भी तेज़ दिमाग नहीं होता है ना कि कैलकुलेशन रट्टा मारने लगे, तो काम चल गया। आगे देखो 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू क्रमशः 25 और 50 दिनों में काम को कर सकते हैं, परियोजना को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने दिनों में वे परियोजना का 18% पूरा करेंगे यदि वह एक साथ काम करते हैं? भाई पहले ये निकालो वो कंप्लीट टास्क को कितने दिन में काम करेंगे, पी क्यू मिलके। इट विल बी 25 × 50 डिवाइडेड बाई 25 + 50, तो ये हो जाएगा 25 × 50 और ये हो जाएगा 75। तो 25 से 3 टाइम्स में कटेगा, और कंप्लीट 100% टास्क को ये 50/3 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 100% को ये काम कर रहे हैं 50/3 में, तो उसका ना 18% काम कर लेंगे x डेज में। ऐसे करेंगे तो क्या ये बन पाएगा हमसे, ये बताओ? कहोगे नहीं ऐसे तो नहीं बनेगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट हमने गलत लिखा है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। टास्क हमारा कितना था, ऐसे नहीं बोलोगे, ये हम कह सकते हैं डेज हम ऊपर लिखते हैं, और बटा में ये सुना है D1 W1 इज इक्वल टू D2 W2, तो ये हो जाएगा हमारा 100% टास्क था। ठीक है, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हमारा कितना टास्क है भाई, ये x डेज में कितना प्रतिशत, 18%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अगर मैं इसको सॉल्व करूं इट विल बी 50/3 × 100 इज इक्वल टू x बटा में 18। तो ये 2 बार में कट जाएगा, और ये x बराबर कितना हो जाएगा भाई 3, 3 दूनी 6 ना, तो ये हो जाएगा 18/6 बराबर 3 डेज। 3 दिन के अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे। आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, वही तो मैंने यूज़ किया इसके अंदर, और कुछ नहीं किया। ठीक है, M यहाँ पे था ही नहीं तो M का यूज़ ही नहीं किया मैंने।
आगे देखो, ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा। भाई देखो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है रेक्टेंगल, ओके, और इसकी आयत की लंबाई, इसकी लेंथ मान लो, ये तो मैंने स्क्वायर बना दिया, ये है हमारा रेक्टेंगल आयत, ठीक है, ये है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, और इसकी विकर्ण बोले तो ये है डायगोनल जिसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो भाई बताओ मेरी ये हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट कह लो या फिर विड्थ कह लो, चौड़ाई कह लो, कितनी हो जाएगी। ये एक ट्रायंगल का रूप ले रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो मैं एक ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ अगर ऐसे, तो ये 10 ये 8, तो इसकी वैल्यू क्या, तो √10² - 8 का स्क्वायर, यही होता है ना। देखो मेरे को अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए होगी तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और मेरे को बेस की स्क्वायर, मतलब लंब बराबर मेरा क्या हो जाता है भाई, कर्ण का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, माइनस क्या कहते हैं, आधार का स्क्वायर कर लेते हैं, यही ना। तो 100 - 64 हमको क्या मिल जाएगा इसमें से, 36 = 6, तो हमको ये चौड़ाई मिल गई इसकी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो हमको परिमाप बताओ इसका, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, परिमाप, पेरीमीटर, ये होता है 2 × L + B, ठीक है, 8 + 6 हो जाएगा, 6 6 12 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर, ओके ना। ऑप्शन नंबर सी है। इतना मैं आराम आराम से बोलने लगा ना तो थोड़ा लफड़ा लग रहा है और कुछ नहीं। sin 30 जो है ना, sin 30 × tan 45 × cos 60 की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे फंडा है। यहाँ पे देखो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वो चीज़ रख लो। तो sin 90 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की भी हो जाती है 1, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, डेट इज 1/2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलो अब मैं पूछूं sin a + b की वैल्यू बता दो। बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या कह दिया आपने सर, sin a + b की वैल्यू बता दो, हमको कैसे पता है। अरे फॉर्मूला है रे चुट्टा, ये तो आपको पता होना चाहिए। sin a + b की वैल्यू क्या होती है, sin a × cos b + cos a × sin b, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत ईजी सा फॉर्मूला था ये। ट्रायगोनोमेट्री बहुत लोगों को अभी तक नहीं आता, तो जाके पढ़ो, कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर सब चीज़ें, क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे सब कुछ पढ़ा रखा मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है। देखो यदि ए की संपत्ति बी की संपत्ति की 5/9 गुनी है, और सी की संपत्ति की सी संपत्ति जो है ना बी की संपत्ति की 8/5 गुनी है, तो सी और ए की संपत्ति का रेशियो बताओ। देखो ए की प्रॉपर्टी क्या है, बी की 5/9 है, तो ए रेशियो 5, बी कितना हो जाएगा 5/9 भाई, ठीक है। अब देखा रहा है बी की वैल्यू सी की क्या है ना, बी की संपत्ति की 5 गुनी है, और सी की संपत्ति ना बी की, रुको, सी की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो बराबर है बी के 8/5 के, तो सी रेशियो बी की वैल्यू हो जाएगी 8/5, यही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बी रेशियो सी = 5/8, ऐसे कुछ कहना थोड़ा आसान हो जाता है। देन ए और ए बी सी बता लो। ए बी हमारी है 5/9, बी सी हमारी है, सी है ना ये 5/8, ए बी सी कितने हो जाएगी भाई, 25, 9 × 5 = 45, 8 9 = 72। ए और सी पूछ रहे हैं, ए और सी की वैल्यू नहीं, सी और ए की, इसको उल्टा पूछ रहा है। एग्जाम में थोड़ा ध्यान देना, कभी भी सी और ए की पूछे तो ए और सी की नहीं निकाल देने का, 72 25 हो जाएगा। ऑप्शन में हो सकता था 25 72 भी डाला जा सके, तो थोड़ा सा माहौल बन जाएगा फिर, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें क्या नहीं करें। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये करके दिखाओ तो जाने भाई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग ऑफ को सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अगर हम मल्टीप्लाई से पहले इसको इधर सॉल्व कर लें तो भी अपने लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं पूरा का पूरा इसको लिख ही देता हूँ, ऑफ 14/5 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 7/2 - 6 दूनी 12 और 13/6, तो ये 7 दूनी 14 कट जाएगा, ठीक है। हम ब्रैकेट के इधर है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होगा। हमारा 5 5 कट जाएगा और 3 3 कट जाएगा, ये इट विल बी, ये डिवाइड है तो हो जाएगा 2 माइनस, और इनको हम ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर ही भाई, तो हमारा हो जाएगा एलसीएम इतना, तो ये 2 तिहाई 6, तो 7 तिहाई 21 - 13, ठीक है। जो भी हमारा ये
2/3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 8, 8/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई, तो 6 दूनी 12, 4/6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा ना, इसको गुना का करूंगा तो 2 दूनी 4 और कट के 1 मेरे को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चन को बड़ा प्यार से बनाना होता है, ज़्यादा जल्दीबाजी में हो जाओगे ना तो ये क्वेश्चन भी जल्दीबाजी में होकर गलती करा देगा। फिर कह रहा है देखो 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा भाई। देखो कुछ देखो, ऐसा सोचोगे ना 2 में हमने 4 ऐड कर दिया, ऐसे भी कर सकते हैं 2 में 4 ऐड कर दिया 6 आ गया, 6 में हमने कितना ऐड कर दिया भाई 6 ऐड कर दिया 12 आ गया, 12 में मैंने 8 ऐड कर दिया, इसमें 10 ऐड कर दिया, तो अगला सम संख्या क्या होता है 12। तो मैंने 30 में अगर 12 ऐड कर दूं इट विल बी 42। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो 16 है हमारा। देखो कुछ लोग कहेंगे ना 6:18 की वैल्यू अगर 4:8 है तो उसको 6 3 जा 18, तो 4 3 12, मतलब 4 3 जा 12, और 12 तो ऑप्शन में है भी नहीं भाई, तो फिर हम क्या ही करें इसके अंदर। अब क्या कर सकते हैं, तो एक उपाय और होता है 6/18 इज इक्वल टू 4/x कर दो तो भी वही आएगा। ठीक है, तो भी नहीं आने वाला ऐसे करके। तो दूसरा तरीका पता है क्या है इसका सॉल्व करने का। देखो 6 को ना हम कर सकते हैं 6/2 से मल्टीप्लाई, वैसे ही मैं कर सकता हूँ 4 को 4/2 से मल्टीप्लाई, तो ये मिल गया मेरे को, इसकी वैल्यू 18 और इसकी वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। हमने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया था 6 के हाफ से, तो मैं 4 को 4 के हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ मैंने 6 के हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 18 मिला था। ठीक है, चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ अगर लॉन्ग को ना LONG को मैं लिखता हूँ अगर IG, तो मैं नेल को क्या लिखूंगा बताओ। देखो लॉन्ग में क्या है ना L + O की वैल्यू क्या हो जाती है 12 + 15 बराबर हो जाता है 27, और इसको I बनाना है, I 9 नंबर पे होता है, बट I बनाए तो बनाए कैसे भाई। तो ओवरऑल मैं इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा 9 मिल जाएगा, और 9 की वैल्यू I हो जाती है। तो वैसे ही मैं अगर ना N और G में भी क्या करूंगा N + G को ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा 14 + 7 डेट विल बी 21, और 21 को 3 से मैं ऐड कर रहा हूँ तो 7 मिल रहा है, और 7 नंबर पे होता है G। देखो मेरा IG मिल गया। वैसे ही मैं नेल में करूंगा N होता है N + A, 14 प्लस में 1 करूंगा इट विल बी 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा 5, और 5 नंबर पे होता है क्या E। ठीक है, पहला तो मेरा E मिल गया, और मैं I और L को ऐड कर दूंगा 9 + 12 हो जाएगा कितना 21, को मैं डिवाइड करूंगा 7, 7 नंबर पे होता है G। ईजी मिल गया मेरे को यहाँ पे, ईजी ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्वेश्चन भी ईजी ही था, डिफिकल्ट नहीं था। 19 नंबर कह रहा है मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे के इकलौते बेटे से मेरा क्या रिश्ता है। देखो मेरे भाई के दादा के इकलौते मतलब मेरे भाई के दादा में क्या लगेंगे, मेरे भी दादा लगेंगे ना। ठीक है, और मेरे दादा के इकलौते बेटे कौन, मेरे फादर, और मेरे फादर की जो है ना इकलौते बेटे के इकलौते बेटे से क्या रिलेशन है, ये थोड़ा सा लोचा हो रहा है। देखो मेरे भाई के दादा के इकलौते बेटे से मेरा क्या रिलेशन है। देखो जब मेरे भाई है, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, क्वेश्चन में मेरा डाउट है, लेकिन क्वेश्चन में डाउट इसलिए नहीं है ना, मैं आपको रियली बताता हूँ। सही है क्वेश्चन, ये कह रहा मान लो कि इंसान है, मैं अपने आप को एज्यूम कर लिया था इसलिए मेरे को डाउट लग रहा था, लेकिन अगर मैं इस मान लो कोई पर्सन ऐसा मान लेता हूँ ऐसे। ठीक है, पर्सन, अब इस पर्सन का कोई भाई है, और उस भाई के दादा मतलब इसके फादर के फादर। ठीक है, अब इसके दादा के एक ही बेटे हैं मतलब ये, और उनके इकलौते बेटे हैं मतलब इसका इस पर्सन का इकलौता भाई है। ठीक है, जब इनका एक ही बेटा है तो ये तो ऑब्वियस चीज अब ये बेटी हो गई। ठीक है, ठीक है ना, तो ये बता दो अब इनका क्या रिलेशन निकल जाएगा यहाँ से, तो इससे बहन हो जाएगी ना इसकी, इस इंसान की बहन लग जाएगी, भाई तो होगा नहीं। भाई क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे इसका रिलेशन भाई क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज इसके पिताजी की एक ही बेटा है, और दूसरा भी कह रहा है कि मेरी भाई है, तो ये खुद बहन हो गई ना इसकी। आगे बढ़ो, कह रहा है अभिनव उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर जाता है, फिर वहां से 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, और वो अंत में बाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। वो अपने यात्रा के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखो अभिनव नॉर्थ में जा रहा है 10 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहा है 6 किलोमीटर, यहाँ से राइट मुड़ रहा है वो 7 किलोमीटर, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ से राइट मुड़ रहा है 6 किलोमीटर, वो अपनी यात्रा में
ए से गया था बी तक पहुंच गया, कितना डिस्टेंस कवर किया भाई ने। ये वर्चुअल डिस्टेंस देखें 7 है, तो 10 + 7 मेरे को मिल गया 17 किलोमीटर। एक तो ये वाली और एक ऊपर वाली, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझना होगा मेरे को। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। हाँ आंसर टिक कर देता हूँ, डी इधर है। 21 कह रहा बताओ डिक्शनरी में आने वाले जो शब्द होते हैं ना, उसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। HINGE बताओ, इसमें एच, सब में एच से स्टार्ट है, एच के बाद इसके अंदर आई है, एच के बाद इसमें ओ है, एच के बाद ए है, इसमें भी ए है और ओ है, ठीक है। तो पहले ए आता है कि ओ आता है, आई आता है, बोलोगे ए पहले आता है। तो ए में इन दोनों में कौन हैंगर है पहले आएगा कि हैमस्टन पहले आएगा। तो ए के बाद इसमें एन है और ए के बाद एस है, तो पहले एन आता है कि पहले एस, तो बोलोगे पहले एन आता है, डेट विल 3 नंबर पहले आएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आई पहले आता है कि ओ, तो बोलोगे आई पहले आता है, इसलिए फर्स्ट नंबर पहले आ जाएगा। और देखो ओ में क्या है ना, ओ के बाद इसमें एम है और इसमें ओ के बाद डब्ल्यू है, तो ओ पहले आता है, एम पहले आता है कि डब्ल्यू, तो बोलोगे एम पहले आता है, तो इट विल बी 2 और देन हमारा आ जाएगा 5th। 34125 34125 इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 22nd नंबर क्वेश्चन। इसका देखो मेरे से ग्राफ नहीं बन रहा था, मैंने फोटो खींच दिया इसे, ठीक है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के उठाए हुए क्वेश्चन है, तो मैं इसको टाइप कैसे करता, मेरे से नहीं बन पा रहा था। और टाइपिंग वाले भाई पेड बैच में मटेरियल तैयार करने में दोनों बिजी हैं, तो या तो मेरे को क्लास यूट्यूब पे बंद करना पड़ता है या फिर खुद से सेट करना पड़ता है। तो इसलिए देख रहे हो थोड़ा सा रोज की अपेक्षा थोड़ी सी डिज़ाइन विजाइन नहीं की हुई है, प्लेन प्लेन दिख रही है क्लासेज, क्योंकि मेरी तैयार की हुई है, ठीक है, इसलिए। नहीं तो ऊपर नीचे थोड़ी सी डिज़ाइन टाइप की रहती है, वो सभी चीज़ें नहीं है आज। इसको कैसे करें हम लोग, देखो अगर 27, 9 और 54 है, 42, 14, 84 है, तो यहाँ पे वाट का चिन्ह है इन दोनों के जगह पे, ठीक है। तो कैसे इस वाट के जगह पे क्या करेंगे, इन दोनों के साथ कुछ बनाना पड़ेगा मेरे को। तो 27 और ये कैसे हो गया, तो 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 मिलेगा, 27 मिलेगा, ठीक है। जो सबसे छोटा वैल्यू है ना, एक बार उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ओके, और उसके बाद मैंने जो उसके बाद जो वैल्यू मिला उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 54। वही काम करूँ मैं 14 को क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई, 42 मिल जाएगा। फिर मैं 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 84 मिल जाएगा। वैसे ही मैं पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 14, ये आंसर हो जाएगा। अब 14 को क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 42, तो हमारा करेक्ट आंसर तो 14 हो जाएगा ना ये। चलो फिर 22 कह रहा ना कि देखो 6 मित्र ABCDEF पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठा देंगे उनको हम अच्छे से। सी बीच में बैठा है, तो मान लो ऐसे करके इधर सब फेस करके बैठे हैं, इधर के साइड से फेस करके बैठे हैं। सी बीच में बैठा है, जब कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं ना, तो मैं बैठाऊँ 2 3 4 5 6, तो बीच में सी बैठ जाएगा, ठीक है। और ए और ई के, अच्छा नहीं बीच में नहीं है, ए और ई के बीच में है, तो छोटा तो गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा काम, ठीक है। बी जो है ना ई के निकटतम दाएं है, ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो दाएं छोर पर कौन है भाई, एफ जो है ना वो दाएं छोर पर नहीं है, लेकिन ध्यान दो बी जो है ई के निकटतम दाएं है लेकिन डी के बाईं है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो ठीक है, चलो मैंने एक बार ए और सी के बीच में अगर मैं बैठा देता हूँ, यहीं पे मान लेता हूँ ए और ई के बीच में, सी को तो देखते हैं बन पाता है कि नहीं हमारा, मैंने मान लिया बैठा दिया ए और ई के बीच में सी को, ठीक है। तो फिर कह रहा है बी जो है ना ई के निकटतम दाएं है, तो ई का निकटतम दाएं इधर हो जाएगा, तो कौन बैठेगा भाई, बी। अब फिर कह रहा है क्या, लेकिन डी के बाईं हो रहा है, तो डी इधर बैठेगा तभी तो उसके लेफ्ट में उधर जाएगा वो। अब एफ जो है ये राइट साइड हमारा इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट उधर होगा। अगर हम ईस्ट में देखेंगे तो हमारा एफ यहाँ पे बैठेगा, तो दाएं छोर पे कौन बैठा है, डी बैठा हुआ है, ठीक है। चलो फिर कह रहा है देखो अगर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब माइनस है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, तो इक्वेशन को सॉल्व करो कौन सा सही हो जाएगा। हम पहले से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो माइनस का मतलब क्या है भाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है भाई, +3 हो गया, और प्लस का मतलब क्या है भाई, मल्टीप्लाई 2, इसकी वैल्यू 11 आनी चाहिए, तो ये 25 बार में कटेगा, और ये 5 + 6 11 आ गया। ये हमारा सही आंसर जा रहा है भाई, ठीक है, ए में हमारा आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कह रहा है बताओ
विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट, तो ए हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं, कह रहा है आपको कौन सी संख्या भारतीय इंजीनियर को बताती है। इसमें से कौन इंडियन इंजीनियर है, देखो वो इंडियन होना चाहिए। इंजीनियर ये बहुत सारे हैं, 7 भी इंजीनियर है, 16 भी, 5 4 सब इंजीनियर है, बट वो इंडियंस होने चाहिए। तो 7, ठीक है 7 है, और 4 भी है, ठीक है। और वस्तुकार भी होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। तो 7 लेकिन आर्किटेक्ट नहीं है, ओनली 4 ही है, जो कि इंडियंस भी है, इंजीनियर भी और आर्किटेक्ट भी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 26 नंबर क्या आ रहा है बताओ। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर फॉलोइंग विच बी कंटिन्यू द सेम सीरीज। इसके बाद अगर ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो अगला सीरीज कौन सा हो जाएगा, ये चीज़ बता दो। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका देखो, इस वाले फोटो का अगर हम मिरर करेंगे तो ये मिलेगा, इसका मिरर करेंगे ये मिलेगा, यहाँ पे मिरर कर रखा गया है। तो इसका मिरर करोगे तो क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये जो इधर है इस साइड आएगी इधर से, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। सिंपल सा फंड है। बाकी वीडियो को अगर रोक के देखते तो आपको टाइम लगता है, डायरेक्टली आंसर सुन रहे हो, ठीक है। आओ कथा सुना है तुम्हें तो वो वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कथा मत सुनो, आप खुद से सॉल्व करो, देन मेरे सॉल्यूशन को सुनो। फिर देखो पहले ये वाला फोटो आता है, फिर ये वाला आया, फिर ये वाला, फिर ये, देन अगला कौन सा हो जाएगा। देखो अगला कौन होगा, ये चीज़ ध्यान दो। इसमें 1 2 3 4 साइड थे, इसमें एक साइड बढ़ा, ठीक है। इसमें अगली बार में देखो 2 साइड बढ़े, नीचे से भी और ऊपर से भी। फिर देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड बढ़ा। पहले देखो इसमें एक साइड बढ़ रहा है, इसमें 2 साइड बढ़ रहा है, फिर इसमें एक साइड बढ़ा, इसमें 2 साइड बढ़ा, मतलब इधर से और इधर से दोनों बढ़ गया ये वाला। तो अगली बार सिर्फ और सिर्फ प्लस एक ही साइड होगा ना, तो एक साइड इधर, ये सेम फोटो होना चाहिए। तो ए में तो नहीं है, बी में देखो दोनों साइड से बढ़ा दिया गया है, ये तो गलत है, ठीक है। सी भी नहीं है, अब ई तो नहीं है बिकॉज इसको रोटेट करा दिया गया 45 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हमारा डी ही बन रहा है। इस वाले को एक्स्ट्रा सिर्फ एक बढ़ाया गया यहाँ से, और कुछ नहीं, वही मेरे को बढ़ाना ही था, तो डी सही है। 28 नंबर देखो, कह रहा बताओ इनमें से डिफरेंट कौन सा है, सबसे अलग फोटो कौन सा है ए बी सी डी ई में से। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके सोचोगे ना, सबसे डिफरेंट मिल जाएगा कौन सा। देखो ए के अंदर का जो डॉट है ना, वो कहाँ पे है, सिर्फ 2 फिगर के अंदर है। बी का भी डॉट सिर्फ 2 फिगर के अंदर है, सी का भी डॉट सिर्फ 2 फिगर के अंदर है, थर्ड वाले सर्कल में नहीं आ रहा। डी का डॉट तीनों सर्कल के अंदर आता है, ई का डॉट सिर्फ 2 सर्कल के अंदर आता है, इस वाले सर्कल के अंदर नहीं आ रहा। तो डी सबसे डिफरेंट है बिकॉज इसका डॉट जो है तीनों के अंदर आ रहा है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें से बताओ डिफरेंट कौन सा है। तो ध्यान से देखो पूरे चीज़ों को, 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है। ये देखो ये है ना 1 2 3 4 5, ये लगातार चल रहे हैं, लेकिन ये 1 2 4 आ गया, गलत है। 1 2 3 4 5 ये कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है, 1 2 3 4 5 कंटिन्यू है, बट बी वाला फॉलो नहीं कर रहा उसको, तो बी सबसे अलग है ना, ठीक है। अब कह रहा ना कि बताओ इनमें से ना इसका वाटर मिरर क्या होगा, मतलब नीचे के साइड में अगर मिरर लगाएंगे तो हम कैसा फिगर पाएंगे, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस चीज़ है, ऊपर की जो चीज़ है वो नीचे आ जाएंगी। तो ऊपर में 3 डॉट है, नीचे में 3 डॉट मेरे को दिखने चाहिए, तो इसमें तो नीचे का 2 पलरा दिख रहा है, जो कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ये ऊपर था तो ये ऊपर ही दिख रहा है, जबकि वो नीचे होना चाहिए 3 डॉट वाले। इसमें भी 3 डॉट्स मेरे को नीचे चाहिए होंगे, तो मेरे हिसाब से 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 में एक चीज़ और देखना होगा, इन दोनों में मेरे को क्या मिल रहा है, 6 6 वाले फिगर मिल रहे हैं ना। तो ये जब जाएंगे तो ये 6 का फिगर जो होगा ना इधर से होगा, देखो ये वाला इधर होगा बाहर की साइड से, इसको अंदर कर दिया गया, ये गलत हो जाएगा ना, इसको बाहर कर दिया गया जो अंदर है। तो जो जिधर है उधर ही रहता है, खाली नीचे का ऊपर हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 नंबर सही है, ठीक है। कमेंट करके बताओ 30 में से कितने आंसर सही हुए। बाकी सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए व्हाट्सअप करोगे आप 7279047787 और व्हाट्सअप करके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार, मतलब इसको बाय करो, 2 से 3 बार इसको बना लो। बाई एक बार करना, खाली सॉल्व कर लेना 2 से 3 बार इसको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दो।